ये यूपी पीसीएस 1 का पेपर है। संकल्प से सिद्धि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए, और ये जीएस का टेस्ट पेपर नंबर 2 है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पीएम किसान की 20वीं किस्त के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से जारी की गई। सही है ये 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से जारी की गई। अलग से भी पूछा जा सकता है। इस चरण में लगभग 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए स्थानांतरित हुए। ये ऑप्शन भी सही है। प्रति लाभार्थी 3,000 रुपए की किस्त भेजी गई। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ पर 2,000 रुपये की होती है, ना कि 3,000 रुपये की किस्त होती है। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन ही ठीक होगा। 1 और 2 आ रहा है इसमें ए में, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 2, आरबीआई की जून 2025 मौद्रिक नीति के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। आरबीआई ने जून 2025 में रेपो रेट घटाकर 5.5% कर दी। इसमें जो पहले थी वो 5.75% थी, जिसको घटाकर 5.5% कर दिया गया जून 2025 में। ठीक है, पहला ऑप्शन। यह कटौती 0.25% अंक की गई। हाँ, क्योंकि 5.5% की गई है अब, तो यहाँ पर 0.25 की कमी की गई। 7 जून 2025 को यह घोषित भी हुआ था। ये भी ठीक है। और ये जून 2025 की द्विमासिक नीति में रेपो रेट 5.75 से घटाकर 5.5 कर दिया गया। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 3, यूपीआई का अगस्त 2025 कीर्तिमान के आधार पर निम्न कथनों में से यहाँ पर देखने कितने कथन सही हैं। अगस्त 2025 में यूपीआई लेन देन 20 अरब के स्तर को पार कर गए। ठीक है, ये अगस्त 2025 का है, और ये 20 अरब के स्तर को पार कर गए। एनपीसीआई के अनुसार कुल मात्रा 20.01 अरब के आसपास रही, जो एनपीसीआई है। तीसरा ऑप्शन है, अगस्त 2025 का यूपीआई मूल्य 24.85 लाख करोड़ रुपए के करीब रहा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, और डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 4 जीएसटी संग्रह और प्रवृत्तियां निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं, कौन से ऑप्शन सही हैं जीएसटी संग्रह से रिलेटेड। अप्रैल 2025 का सकल जीएसटी संग्रह यहाँ पर 2.37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। जीएसटी का जो संग्रह है वो 2.37 लाख करोड़ रुपए ही रहा। अप्रैल 2025 का है ये। पहला ऑप्शन इसमें सही है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी संग्रह लगभग 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा है, अप्रैल 2025 के आंकड़े वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति से लिए गए। ये ऑप्शन भी इसमें सही है। जो अप्रैल 2025 के आंकड़े हैं ये वित्त मंत्रालय की, यहाँ पर कोई और मंत्रालय भी लिखा जा सकता है, जैसे कॉरपोरेट और वाणिज्य मंत्रालय। तो ये वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति से ही लिए गए थे। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के आधार पर सही कथन इसमें बताने हैं। क्यूएस 2026 रैंकिंग ये 19 जून 2025 को जारी की गई। ये 19 जून 2025 को ही जारी की गई, जो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 है। दूसरा ऑप्शन है, भारत के 54 संस्थान रैंकिंग में शामिल हुए। इसमें 24 संस्थान ही शामिल हुए भारत के। शीर्ष भारतीय संस्थान इसमें आईआईटी दिल्ली रहा, जिसकी रैंक 123 थी। इसमें शीर्ष स्थान पर भारत की तरफ से आईआईटी दिल्ली रहा, और भारत की जो रैंक है वो 123 थी, और भारत में पहली रैंक है इसकी। तो 1, 2, 3
तीनों ऑप्शन इसमें सही है। सही आंसर इसमें बताना है, डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 6, विंबलडन 2025 के चैंपियन के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। पुरुष एकल में यानिक सिन्नर ने 13 जुलाई 2025 को यह खिताब जीता। ये ऑप्शन इसमें सही है। इन्होंने जो कार्लोस अल्काराज हैं उनको पराजित किया था और ये 13 जुलाई 2025 को ही जीता है यानिक सिन्नर ने। दूसरा ऑप्शन है महिला एकल में इका सिवियानतेंग ने 12 जुलाई 2025 को 6-0 से फाइनल जीता। ये ऑप्शन भी इसमें सही है। महिला एकल जो फाइनल है ये 12 जुलाई 2025 को हुआ था और इन्होंने अमांडा अनीशिमोवा को 6-0 से हराया था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। सिन्नर ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। जो सिन्नर है इन्होंने नोवाक जोकोविच को नहीं हराया। ये ऑप्शन तो इसमें गलत है, अभी देखा था। तो एक और दो ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 7, WTC फाइनल 2025 के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। फाइनल 11 जून 2025 से 14 जून 2025 तक लॉर्ड्स में खेला गया। पहला ऑप्शन इसमें सही है। जो 11 जून से ये 14 जून तक लॉर्ड्स में खेला गया और दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से इसमें हराया भी। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है प्लेयर ऑफ द मैच कगिंग्सो रबाडा रहे। ये ऑप्शन इसमें गलत है। दक्षिण अफ्रीका का जो WTC है इसमें पहला खिताब था और ये 1998 के बाद पहली ICC ट्रॉफी जिसने उनके टेस्ट पुनरुत्थान को रेखांकित किया। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 8, निसार उपग्रह प्रक्षेपण के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है नासा और इसरो। ये नासा और इसरो का ही है, संयुक्त मिशन है। निसार 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित हुआ। सही है ये 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया नासा और इसरो का संयुक्त मिशन। दूसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह के सूक्ष्म परिवर्तनों की रडार से निगरानी करता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी प्रक्षेपण के 2 सप्ताह बाद मिशन ने प्रथम विज्ञान कक्षा की डेटा जानकारी कर दिया। इसमें कोई डेटा की जानकारी नहीं की है। जो पहला विज्ञान डेटा सार्वजनिक रिलीज में समय लगेगा अभी। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहले 1 और 2 इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। 9, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। 21 जून 2025 को मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम विशाखापट्टनम में आयोजित हुई। ये ठीक है, पहला ऑप्शन। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उस दिन को निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की गई थी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस बार की थीम इसमें योगा फॉर हार्ट हेल्थ नहीं थी, बल्कि इसकी जो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो 2025 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 और 2 सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 10, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में देखना है। यह 28 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। WHO ने 2025 के लिए थीम, जो WHO ने 2025 के लिए थीम लेट्स ब्रेक इट डाउन रखी। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। दिवस का फोकस हेपेटाइटिस उन्मूलन के लिए जांच और उपचार की पहुंच पर था। इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन, और दिवस का जो फोकस है हेपेटाइटिस उन्मूलन की जांच और उपचार की पहुंच पर था। तीनों ऑप्शन ठीक है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 11,
यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 नीज के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, सम्मेलन 9 जून 2025 से 13 जून 2025 तक नीस में हुआ। ये 9 से 13 जून तक नीस में किया गया था। दूसरा ऑप्शन है इसकी सह आयोजक सरकारें फ्रांस और कोस्टा रिका थी। इसकी जो सह आयोजक सरकारें थी ये फ्रांस और कोस्टा रिका थी। सम्मेलन ने अवर ओशियन अवर फ्यूचर शीर्षक राजनीतिक घोषणा को अपनाया। ये भी इसमें सही है। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 12 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इसे भी 29 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, 29 जून 2025 को मनाया गया। 2025 का विषय 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे रहा। इसकी यहाँ पर थीम है ये, इसका विषय 2025 का 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ये करंट अफेयर्स के हैं। यह दिवस प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर ये इनकी जयंती से जुड़ा हुआ है और ये 29 जून को मनाया जाता है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है, डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना का अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। सही ऑप्शन कितने हैं? पहला है यह भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास है। सही है, ये भारत और मंगोलिया के बीच ही है और ये द्विपक्षीय है। द्विपक्षीय मतलब भारत और मंगोलिया दो देशों के बीच किया जाता है। 2025 का संस्करण उलान बतूर में 31 मई, उलान बतूर ये मंगोलिया की कैपिटल है। ये 31 मई 2025 से 13 जून तक हुआ था। ये ऑप्शन भी सही है। 2025 में ये उलान बटूर में हुआ था, मंगोलिया की राजधानी में। इसका फोकस मरुस्थलीय युद्ध और नौसैनिक समन्वय पर था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसका उद्देश्य काउंटर इंसर्जेंसी, रूम क्लियरिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और संयुक्त ऑपरेशनों में सामंजस्य को बढ़ाना है। तो तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। एक और दो ऑप्शन ठीक है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 14 है इसमें फ्रांस सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह सेना स्तर का द्विपक्षीय अभ्यास है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, यह सेना स्तर का द्विपक्षीय अभ्यास है जो शक्ति 2025 है। ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है 2025 में यह 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस में आयोजित हुआ। ये फ्रांस में ही आयोजित किया गया था और ये द्विवार्षिक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर यह 18 से 1 जुलाई तक फ्रांस में आयोजित हुआ। मेजबान इकाई 13th डैमी ब्रिगेड ऑफ फॉरेन लीगेन रही। यहाँ पर ये भी सही है। तीनों ऑप्शन इसके सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025। ये राजगीर के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है। ये राजगीर में आयोजित की गई थी जो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 है, बिहार के राजगीर में। टूर्नामेंट 29 अगस्त 2025 से 7 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई। सही है, 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ही निर्धारित की गई। मेजबान स्थल बिहार के राजगीर में नए हॉकी स्टेडियम में है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है यह आयोजन एशिया हॉकी महासंघ द्वारा संचालित है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। इसका आयोजन ये एशिया हॉकी महासंघ द्वारा संचालित है। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो डी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 16 पीएम स्वनिधि का विस्तार
और पुनर्संरचना के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। 27 अगस्त 2025 को इस योजना को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ। इसमें सही है पहला ऑप्शन, जो पीएम स्वनिधि है, इसे 27 अगस्त 2025 को इस योजना को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ। विस्तार के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और डिजिटल अपनाने पर भी बल दिया गया। सही है, यह निर्णय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन हुआ था। ये ऑप्शन भी इसमें सही है और इस योजना का जो नोडल मंत्रालय है वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है। तीनों ऑप्शंस सही हैं, डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 17 है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव और विकसित भारत रोजगार के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी, ठीक है, और इसका लक्ष्य 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरियां सृजित करना है। जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव और विकसित भारत रोजगार है, इसके आधार पर 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2025 को पीएम ने इसे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के रूप में प्रस्तुत किया। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 18 राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के बारे में निम्न कथनों में से देखने सही कितने हैं। यह 29 अगस्त 2025 को मनाया गया। सही है, राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त 2025 को मनाया गया और ये मेजर ध्यानचंद की जयंती का दिवस है। 2025 में भी यह परंपरा जारी रही यहाँ पर, ठीक है, और ये दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती से जुड़ा हुआ है। सरकार ने इस दिन को पहली बार नहीं है यहाँ पर, तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। ये कई वर्षों से मनाया जा रहा है, तो इसमें पहला वर्ष नहीं है 2025 में। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 19, यहाँ पर रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है 2025 के आधार पर देखना है और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है। 31 अगस्त 2025 को पुरस्कारों की जो पुरस्कार हैं इसकी घोषणा हुई थी। सूची में एडुकेट गर्ल्स इंडिया को मान्यता मिली। जो एजुकेट गर्ल्स हैं इसमें इंडिया को मान्यता मिली। दूसरा ऑप्शन सही है, यह एशिया का प्रमुख सरकार यहाँ पर सरकारी पुरस्कार है जो भारत सरकार देती है। ये भारत सरकार का पुरस्कार नहीं है। एशिया में जनसेवा, नेतृत्व और समुदाय आधारित परिवर्तन के लिए जो प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है वो यही है। पहला और दूसरा इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही होगा। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ब्राइट स्टार 2025 में भारत की भागीदारी के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। जो ब्राइट स्टार 2025 है, यह बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा मिस्र में 28 अगस्त 2025 से, यहाँ पर जो मिस्र है इजिप्ट, उसे 2025 से 10 सितंबर 2025 तक ये प्रस्तावित है। भारत ने लगभग 700 से अधिक सैनिक भेजने का निर्णय भी किया। ब्राइट स्टार 1980 से ये आयोजित हो रहा है। इसमें 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन इसमें बताना है कौन सा होगा। डी ऑप्शन इसका सही है तीनों। नेक्स्ट है 21 एससीओ संदर्भ में 2025 का परिप्रेक्ष्य के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। एससीओ के बारे में इसमें देखना है। 2025 में एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच प्रस्तावित था। सही है पहला ऑप्शन, जो 2025 में एससीओ शंघाई सहयोग कोऑपरेशन ये शिखर सम्मेलन यहाँ पर तियानजिन
चीन में आयोजित किया गया था। ये 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। दूसरा ऑप्शन है बेलारूस 2024 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। इसको अलग से भी पूछा जा सकता है कि बेलारूस एससीओ का सदस्य कब बना था, किस नंबर का था। ये 2024 में बना था और ये 10वां पूर्ण सदस्य बना था। सही है दूसरा ऑप्शन भी। 2025 को एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित करने का निर्णय पहले लिया गया था। इसमें ये ऑप्शन भी सही है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 22 फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग अवार्ड 2025 के आधार पर इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति ने 30 मई 2025 को नर्सिंग पेशेवर जो नर्सिंग पेशेवर हैं उनको ये सम्मान प्रदान किए और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संस्थापित राष्ट्रीय सम्मान है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ही है। कार्यक्रम पर राष्ट्रपति भवन का आधिकारिक संचार जारी हुआ था। इसमें तीनों ऑप्शन सही है और डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 23। यहाँ पर वरुण 2025 और गरुण श्रृंखला का संदर्भ देखना है। जो वरुण है और गरुण है ये किन किन के बीच में आयोजित की जाती है। ये एक्सरसाइज है वरुण और गरुण। जो वरुण है ये भारत और फ्रांस का वार्षिक है नौसैनिक अभ्यास जिसका 2025 संस्करण प्रारंभिक महीनों में आयोजित किया गया था। सही है। वरुण, गरुण और शक्ति ये तीनों भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित की जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है गरुण भारत फ्रांस का वायुसेना ये वायुसेना है और नौसैनिक क्या है वरुण। वरुण वो नौसैनिक से रिलेटेड है और जो गरुण है ये वायुसेना अभ्यास है। इसमें उल्टा करके भी दिया जा सकता है। और 2025 में इसका आयोजन फ्रांस में जुलाई के आरंभ में हुआ था। ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। दूसरा ऑप्शन भी सही है। शक्ति भारत फ्रांस का एक संयुक्त जो शक्ति है ये स्थल है। शक्ति स्थल है और जो वरुण है वो नौसैनिक है और गरुण है इसमें वायुसेना का है। तीनों ऑप्शन इसमें सही है तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। इसमें अपोजिट करके भी दिया जा सकता है जैसे कि शक्ति भारत फ्रांस का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है तो गलत होगा। ये थल सेना का है। नेक्स्ट है 24 है पीएम उज्ज्वला जो लक्षित सब्सिडी 2025-26 के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करके सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है 8 अगस्त 2025 को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये प्रति रिफिल की लक्षित सब्सिडी स्वीकृत हुई। इसमें सही है पहला ऑप्शन। ये 8 अगस्त 2025 को ही 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये प्रति रिफिल की। अब 300 के जगह पर कोई और भी डिजिट आ सकती है लिखी हुई। ठीक है पहला ऑप्शन। यह अधिकतम 9 रिफिल तक लागू होगा। ये अधिकतम 9 रिफिल तक लागू होगा। यह निर्णय FY जो 5 ईयर 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपए के व्यय अनुमान के साथ था। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है तो डी आंसर इसका सही है। 25 है UN ओशियन कॉन्फ्रेंस के नतीजे के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करके सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है नीस सम्मेलन में उच्च समुद्री जैव विविधता संधि की मान्यताओं पर कई देशों ने नए अनुमोदन किए। ये सही है पहला ऑप्शन इसमें। और ये यहाँ पर 9 से 13 जून 2025 के दौरान आयोजित हुआ था। महासागरीय संरक्षण हेतु अवर ओशन अवर फ्यूचर नामक घोषणा स्वीकार की गई। सम्मेलन का सह आयोजन फ्रांस और कोस्टा रिका ने किया। ये क्वेश्चन अभी पहले भी था। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। डी आंसर करेक्ट है। 26 है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। उत्तर प्रदेश ने 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण नीति को मंजूरी दी। नीति 1 अप्रैल 2025 से 6 वर्ष तक प्रभावी रखने का प्रावधान है। इसका लक्ष्य राज्य में कम से कम 11 प्रमुख कंपोनेंट श्रेणियों के उत्पादन को बढ़ाना है।
तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 27, राज्य दिए हैं और इधर राजधानी दी गई है और इसमें देखना है मिलान करके कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें यहाँ पर मल्ल की जो राजधानी थी ये कुशीनाराई थी, ठीक है। और अवंती की राजधानी इसमें यहाँ पर वैशाली नहीं है, अवंती की राजधानी इसमें ये गलत है। और इसमें जो मल्ल महाजनपद है इसकी राजधानी कुशीनारा या कुशावती भी इसको बोला जाता था। जबकि वत्स की राजधानी देखें इसमें वो कौशाम्बी है, वत्स की राजधानी इसमें कौशाम्बी है, ये ऑप्शन ठीक है। अभी इसमें यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। अवंती की राजधानी यहाँ पर वज्जी की राजधानी थी, ये वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और कोलिय गणराज्य है इसकी रामग्राम थी, ना कि श्रावस्ती। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, 1 और 3 ऑप्शन इसमें सही है। 1 और 3 आ रहा है इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है सातवाहन शासक वैष्णव देवताओं के उपासक थे, इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो सातवाहन इसका संस्थापक सिमुख को माना जाता है। सातवाहन शासक वैष्णव देवताओं के उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया था। जो सातवाहन शासक हैं इन्होंने भिक्षुओं को ग्राम दान दिया और बौद्ध धर्म को बढ़ाया था। दूसरा ऑप्शन भी सही है, उनके राज्य में बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रचलन था। इसमें बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का नहीं था, ये बौद्ध धर्म के महायान का था, ना कि इसमें हीनयान का प्रचलन था। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 29, गुप्तकालीन स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। विवाह के समय वधु को भेंट में दिया जाने वाला धन स्त्री धन कहलाता था। इसमें यहाँ पर सही है पहला ऑप्शन, जो विवाह के समय वधु को भेंट में दिया जाता था धन उसको स्त्री धन कहा जाता था। कात्यायन के अनुसार स्त्री अपना स्त्री धन बेच सकती थी, इसके अनुसार स्त्री अपना जो स्त्री धन था उसको बेच सकती थी। जमीन में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, ये भी सही है। और ये गुप्तकालीन स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यहाँ पर सी आंसर सही आंसर होगा। और इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मौर्य काल में पूछ लिया महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी, गुप्त काल में पूछ लिया, विजयनगर साम्राज्य में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 30 है, पूर्व मध्य काल में धार्मिक आंदोलन और विश्वास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। चतुर्दान का संबंध ये बौद्ध सिद्धांत से है, इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो चतुर्दान है इसका संबंध इससे नहीं है। 12वीं सदी में दक्षिण भारत में लिंगायत धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ था। लिंगायत जो धार्मिक आंदोलन है उसका जन्म हुआ था 12वीं सदी में। बासव और चन्न बासव का संबंध लिंगायत से है, ठीक है। शंकराचार्य ने मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया। जो शंकराचार्य हैं इन्होंने मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया था, सही है। इसमें यहाँ पर जो चतुर्दान है ये विद्या, आहार, औषधि और आश्चर्य के दान का संबंध बौद्ध सिद्धांत से नहीं है, बल्कि ये जैन सिद्धांत से संबंधित है जो चतुर्दान है। इसमें अलग से भी पूछा जा सकता है कि क्या चतुर्दान का संबंध बौद्ध सिद्धांत से है, जैन सिद्धांत से है, हिंदू सिद्धांत से, ऐसी तरीके से। तो ये जैन सिद्धांत से है। 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें 31 है, बख्तियार खिलजी के पूर्वोत्तर अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला है, यह बंगाल का सूबेदार बन गया। जो बख्तियार खिलजी है कि पूर्वोत्तर अभियान ये बंगाल का सूबेदार बन गया था, उसने असम को जीत लिया था, इसने असम को नहीं जीता था। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है, उसने तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। इसने तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये असम को नहीं जीत पाया था। इसमें 1 और 3 ऑप्शन सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 32
तो ग्राम प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? जो ग्राम प्रशासन है उसके बारे में देखना है कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है। इसमें 84 गांवों की इकाई एक पारंपरिक व्यवस्था थी। ये ऑप्शन तो सही है। भूस्वामी को चौधरी कहा जाता था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर जो भूस्वामी है इनको चौधरी नहीं कहा जाता था। ग्राम प्रशासन के बारे में इसमें बताना है। इसमें सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन की ये सबसे छोटी इकाई के रूप में इसको गांव या ग्राम का गठन किया गया था। जो ग्राम है और इसे सल्तनत कालीन जो व्यवस्था थी उसमें था ये सबसे छोटी। और यह है गांव 84 गांवों की एक इकाई की पारंपरिक व्यवस्था थी। और इसमें मुखिया जिसे मुकद्दम भी कहा जाता था, गांव का प्रधान। इसमें भूस्वामी को चौधरी नहीं कहा जाता था, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। इसमें यहाँ पर जो भूस्वामी होते थे इसमें लोगों में खूत यहाँ पर महत्वपूर्ण होते थे और मुखिया और पटवारी इसके प्रमुख अधिकारी होते थे। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 33। फिरोज शाह बहमन के विषय में किस इतिहासकार ने कहा कि वह एक सच्चा मुसलमान था जिसकी कमजोरी सिर्फ यह थी कि वह शराब पीता था? ये फरिश्ता था। ए ऑप्शन इसका सही है। ये शराब पीता था, बस इसकी ये एक कमजोरी थी और ये यहाँ पर एक सच्चा मुसलमान था। ये फिरोज शाह बहमन के विषय में कहा था फरिश्ता ने, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 34। सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला है सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। जो सूफीवाद है ये 19वीं शताब्दी में है, एक मुद्रित अंग्रेजी शब्द। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में तशव्वुफ शब्द का प्रयोग किया गया। ये ऑप्शन भी इसमें सही है। और इसमें सूफ शब्द का अर्थ सूती वस्त्र नहीं होता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें कुछ विद्वानों के अनुसार देखा जाए तो सूफीवाद सूफ से निकलता है जिसका अर्थ होता है ऊन, जिसका अर्थ ऊन होता है और यह खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर संकेत करता है जिन्हें सूफी पहनते थे। 1 और 2 ऑप्शन इसमें सही है। जो सूफी है ये सूफ से ही सूफीवाद शब्द निकला है और इसका जो अर्थ होता है ऊन होता है, तो पूछा जा सकता है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 35। अकबर के समकालीन बाज बहादुर के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है? गलत ऑप्शन इसमें बताना है अकबर के समकालीन बाज बहादुर। जो पहला ऑप्शन है वह मालवा का शासक था, ठीक है। उसके विभिन्न गुणों में उसकी संगीत प्रवीण था और काव्य पटुता भी शामिल थी। रूपमती के साथ बाज बहादुर की प्रेम कथाएं और लोक विदित है, इसमें ये भी सही है। उसके शासनकाल में उज्जैन संगीत का एक विख्यात केंद्र था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। उज्जैन संगीत का एक विख्यात केंद्र नहीं था। अकबर के समकालीन बाज बहादुर का इसमें बताया गया है, तो इसका डी ऑप्शन ही गलत होगा, बल्कि ये मांडू संगीत का एक विख्यात केंद्र था, ना कि उज्जैन था। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 36। औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य को किस प्रकार पतन की ओर अग्रसर किया था? इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए। औरंगजेब का दृष्टिकोण रूढ़िवादी था और उसने इस्लामी कानून की मर्यादाओं के अंदर रहने का प्रयत्न किया था, ठीक है। औरंगजेब का दृष्टिकोण है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। उसने अनेक अवसरों पर अपनी गैर मुस्लिम प्रजा की भावनाओं का आदर करने की विमुखता का परिचय भी दिया। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 37। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में इसमें गलत कथन देखने हैं। इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन बताने हैं। 1605 में कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में एक फैक्ट्री की स्थापना की। ये ऑप्शन गलत है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने भारत के पश्चिमी तट पर 1608 में फैक्ट्री स्थापित करने का निश्चय किया था, ना कि ये पश्चिमी तट पे गोवा में किया था। और ये 1608 में
किया था। दूसरा ऑप्शन है कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भी भेजा था। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, ये कैप्टन हॉकिंस को ही भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। तीसरा ऑप्शन है 1615 ईस्वी में अंग्रेज राजदूत टॉमस रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने, फैक्ट्रियों को स्थापित करने का शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, लेकिन इसमें गलत ऑप्शन बताने हैं। तो गलत ऑप्शन इसमें केवल एक ही है, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 38 है कथन और कारण इसमें दिए गए हैं। 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। इसमें यातायात के साधन के संबंधित देखना है, तो इसमें ठीक है 19वीं शताब्दी में बहुत पिछड़े हुए थे। भारत में यातायात बैलगाड़ी और टांगों तक सीमित था। इसमें ये भी ठीक है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 39 है भारत में 1857 के विद्रोह से पूर्व हुए सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से गलत ऑप्शन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। जो वेल्लोर विद्रोह है ये 1806 में ही हुआ था और बैरकपुर विद्रोह है ये 1824 में हुआ था। बैरकपुर में विद्रोह का नेतृत्व 47वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। ये ऑप्शन भी इसमें सही है। इसमें गलत कोई सा भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें दोनों ये आ रहे हैं, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। गलत ऑप्शन पूछा गया है। जो बैरकपुर में विद्रोह का नेतृत्व ये 47वीं नेटिव इन्फेंट्री 1824 में किया गया था और वेल्लोर में ये 1806 में हुआ था। नेक्स्ट है 40 निम्न कथनों पर विचार करना है। सही कथन नहीं है, इसमें गलत ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है। पारसी समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदून जी दोनों ने मिलकर राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है। 1870 के दशक में अमृतसर और लाहौर में सिंह सभाएं स्थापित हुई और उन्होंने सिखों में सुधार आंदोलन को प्रारंभ भी किया था। 1870 में करेक्ट है। सिंह सभाओं के प्रयत्नों तथा अंग्रेजों की सहायता से 1890 में लाहौर में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये 1890 में नहीं बल्कि ये 1800 यहाँ पर 1892 अगर ये होता लिखा हुआ तो सही होता। अब इसमें हमें गलत ऑप्शन बताना है। ये 1890 नहीं है बल्कि 1892 है, 1892। अमृतसर में ये यहाँ पर लाहौर में नहीं अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये लाहौर भी इसमें नहीं है, तो ये है अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई थी। सी आंसर इसका सही है। गलत ऑप्शन। नेक्स्ट है 41 1857 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को मजबूत बनाने की नीयत से भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति अपनाई। सही है पहला ऑप्शन इसमें। 1857 में जो ब्रिटिश सरकार है उसने अपने शासन को मजबूत बनाने की नीयत से भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति अपनाई थी। भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन राजाओं को अपना सहयोगी मान लिया था। ठीक है, ये भी और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 42 है रॉलेट एक्ट के संबंध में सही कथन इसमें देखने हैं। पहला ऑप्शन है मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों द्वारा विरोध के बावजूद रॉलेट कानून बनाया था। ठीक है, मार्च 1919 में ही ये बनाया था। इस कानून में सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चला सकती है, उसे दंड दिए बिना जेल में बंद कर सकती है। ये ऑप्शन भी इसमें सही है और इस कानून को ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, इसमें ये कहा जाता है इस कानून को, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है। सी आंसर इसका सही आंसर है। 43 है
गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में इसमें गलत कथन बताने हैं। सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। ये ऑप्शन गलत है। इसमें बस अहिंसक जो बंदी थे उनको रिहा करने पर सहमत हुई थी, ना कि सभी प्रकार के। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इसमें गलत है ये ऑप्शन बी। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। और गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। दोनों ऑप्शन ही इसके गलत है। डी ऑप्शन है, समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो सी आंसर इसका गलत है, ए और बी। 44 है, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में देखना है और इसमें सही कथन बताने हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। सही है, ये 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। उन्होंने अंडमान पर भारत का झंडा फहराया था। दूसरा ऑप्शन भी सही है। ये 21 अक्टूबर 1943 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और अंडमान पर भारत का झंडा भी फहराया। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ना कि इनके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। 1 और 2 आ रहा है सी में। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 45। 45 में इस समय भारत की प्रथम और अंतिम आवश्यकता यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली प्रत्येक चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसमें रुकावट डालने वाली प्रत्येक वस्तु को समाप्त किया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है। यह किसका कथन है? यह कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। यहाँ पर यह प्रथम और अंतिम आवश्यकता है कि एक राष्ट्र बनाया जाए। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में इसमें व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर देखिए जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट यहाँ पर गांधी इरविन समझौता अभी यहाँ पर 5 मार्च ये 1931 का है। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ 1930 में ये शुरू हुआ था। यहाँ पर 1930 में शुरू हुआ था। और पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट है ये 1932 में 16 अगस्त 1932 में, यहाँ पर 1932। तो सबसे पहले जो आएगा इसमें 1930 आएगा। 4 से इसमें स्टार्ट होगा, 4 होगा। उसके बाद यहाँ पर होगा दूसरा 4 और 2, 4 2 1, 4 2 1 और 3। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 47। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। आंदोलन यहाँ पर दिए गए हैं और व्यक्ति जो जाने जाते थे, कौन से आंदोलन के लिए कौन जाना जाता है उसके बारे में। इसमें यहाँ पर होम रूल आंदोलन की बात करें तो इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी हैं। तो इसमें यहाँ पर एनी बेसेंट है तो पहले का इसमें चौथा होगा। बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह है ये, तो ये सरदार पटेल जी हैं। और इसमें स्वराज पार्टी ये 1923 में इसकी स्थापना की गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। यहाँ पर CR दास। और यहाँ पर असहयोग आंदोलन MK गांधी। तो इसका आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 48। 48 है सूची 1 और सूची 2 इसमें दी गई है। इसमें रचयिता और पुस्तकें हैं। पहला है इसमें प्राइस ऑफ पार्टीशन। जो प्राइस ऑफ पार्टीशन है ये रफीक जकारिया के द्वारा। पहले का इसमें तीसरा होगा। आनंद मठ, जो आनंद मठ है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इंडिया 2020 ये APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा है। ये इंडिया 2020। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन ये SS गिल के द्वारा। इसका आंसर सी ऑप्शन इसमें सही है।
नेक्स्ट है 49 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर भी देखना है। गदर पार्टी की स्थापना ये हुई थी 21 अप्रैल 1913। 21 अप्रैल 1913 डेट भी इसमें पूछी जाती है। चिटगांव छापा मार, जो चिटगांव शस्त्रागार ये छापा था ये 18 अप्रैल 1930 को, ये 18 अप्रैल 1930 को बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में की गई थी। 1914 में केंद्रीय असेंबली बम कांड ये हुआ था 1929 में, 1929। तो सबसे पहले इसमें आएगा पहला, फिर उसके बाद आएगा इसमें फिर उसके बाद है यहाँ पर ये बर्लिन में इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में हुई थी। पहला और तीसरा होगा, चौथा होगा, पहला तीसरा चौथा इसमें और दूसरा ये, तो इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 50, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है। ये घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में गंगा का मैदान सही है, तीस्ता और घग्गर के बीच। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। दिल्ली और हरियाणा सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच ये जल विभाजक है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है गंगा के मैदान के ये पश्चिम में स्थित है, गंगा के मैदान में स्थित नहीं है, जबकि ये पूरब में स्थित है। तो 1 और 2 ऑप्शन इसमें सही होगा, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 51, यह पर्वत दर्रा नेपाल, भारत और चीन के बीच रणनीतिक त्रयसंधीय सीमा पर स्थित है। इसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है। भारत और चीन के 1992 में इस दर्रे के माध्यम से अपना पहला सीमा व्यापार मार्ग खोला गया था। इसमें किस पर्वत दर्रे का वर्णन किया गया है? इसमें लिपुलेख दर्रे का किया गया है। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित नदियों पर यहाँ पर विचार करना है और अरुणाचल प्रदेश से बहकर होती हैं। अरुणाचल से इसमें कौन सी बहती हैं वो बताना है। तो इसमें यहाँ पर बराक की बात करें तो ये इसे नहीं होकर बहती है, बराक नदी। पहला तो इसमें गलत है, लोहित और सुबनसिरी दोनों बहती हैं। बी आंसर इसमें सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश से बहकर होती है। नेक्स्ट है 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है। पहला ऑप्शन है बोडोई चिला, जो बोडोई चिला है ये असम के स्थानीय तूफान है, ये जूट की खेती के लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, जो बोडोई चिला है ये असम के स्थानीय तूफान है और जूट की खेती के लिए उपयोगी इनको माना जाता है। केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा को प्राय आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आमों के जल्दी पकने में भी ये मदद करती है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है नॉर्वेस्टर्स स्टॉर्म्स का स्थानीय नाम काल बैसाखी है। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, डी आंसर करेक्ट है। 54 है, इसमें कथन 1 और कारण दिया हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसके दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में, दक्षिणी ढाल में ज़्यादा मिलती है जबकि उत्तरी ढाल में कम मिलती है वनस्पति, हिमालय पर्वत श्रृंखला। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, ये ऑप्शन इसका सही है। ए गलत, आर सही, डी आंसर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 55, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, मिलान करके बताना है। राष्ट्रीय जल अकादमी, जो राष्ट्रीय जल अकादमी है इसकी बात करें तो ये है पुणे में, यहाँ पर ये पुणे में स्थित है। फिर है यहाँ पर केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये है रुड़की में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान केंद्रीय भूजल बोर्ड है ये फरीदाबाद में स्थित है। तो इसका यहाँ पर 3, 4, 1, 2 डी आंसर इसमें सही आंसर है। जो राष्ट्रीय जल अकादमी है ये पुणे में स्थित है, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये रुड़की में स्थित है, केंद्रीय भूजल बोर्ड ये फरीदाबाद में
स्थित है। नेक्स्ट है 56, आपने केंचुओं को किसान का मित्र कहते हुए सुना होगा। इस संदर्भ में सही कथन इसमें बताने हैं। वे जटिल अकार्बनिक पदार्थ के विभाजन में मदद करते हैं। अकार्बनिक नहीं बल्कि जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका विखंडन करते हैं और मिट्टी को ये मुलायम भी बनाते हैं। अकार्बनिक नहीं, यहाँ पर जैविक होना चाहिए था। वे अपनी त्वचा से श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, ये श्वसन मतलब कि जो सांस लेते हैं अपनी त्वचा से ही लेते हैं। इनके द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ के विभाजित होने की प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, तो इसमें 2 और 3 आ रहा है बी में, बी आंसर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कारक मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गतिशील इसमें प्रदान करता है? इसमें यहाँ पर प्रदान करते हैं मुंबई बंदरगाह भी, कपास उत्पादक क्षेत्रों से निकटता भी, और 1869 में स्वेज नहर का खुलना। 1869 में स्वेज नहर खुली थी, इससे भी पहले पूछा गया है डेट से रिलेटेड। तो तीनों ऑप्शन इसमें से ये डी आंसर करेक्ट है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां केरल राज्य में पाई जाती हैं? तो केरल राज्य में देखना है कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। इसमें लेप्चा तो हो नहीं सकता क्योंकि लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन जिसमें भी आ रहा है वो कट हो जाएगा। अब पहला तो होगा उराली पाई जाती है, इसमें उराली भी पाई जाती है और इसमें डाफर भी पाई जाती है। 1 और 2 ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर इसमें सही आंसर है। कोली, बंजारा, वर्ली, कोली, बंजारा भी और वर्ली भी ये महाराष्ट्र में मिलती है। कोली हो गया, बंजारा और यहाँ पर वर्ली। एक वर्ली चित्रकला भी है जो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में जनजाति है उसके द्वारा है वो वर्ली चित्रकला। इसमें देखिए खरिया, भुइया और मुआंग ये उड़ीसा की है। खरिया इसमें है उड़ीसा की। 1 2 ऑप्शन ठीक है, बी आंसर करेक्ट आंसर है। 59 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? राष्ट्रीय राजधानी में देखना है कौन कौन से इसमें अवस्थित है। इसमें पहला गलत है, अंबाला इसमें नहीं है, अंबाला नहीं है। इसमें यहाँ पर देखिए खुर्जा, ठीक है, खुर्जा भी है, रोहतक भी है और करनाल भी है। 2 3 4 खुर्जा भी, करनाल भी, रोहतक भी। तो डी आंसर इसका सही है, अंबाला इसमें शामिल नहीं है। हरियाणा के इसमें देखिए फरीदाबाद, गुड़गांव जिसे गुरुग्राम बोला जाता, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल। उत्तर प्रदेश के इसमें मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। राजस्थान के 2 हैं इसमें, अलवर और भरतपुर है, और खुर्जा बुलंदशहर जिले का एक शहर है, तो इसलिए यहाँ पर खुर्जा होगा। नेक्स्ट है 60, नक्षत्र दिन सौर दिन की अपेक्षा छोटा होता है। ये ऑप्शन इसमें सही है, छोटा होता है, और जो सौर दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। पृथ्वी की सूर्य के परित अपनी कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, इसको परिक्रमणी कहा जाता है। एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। इसमें दोनों कथन ठीक है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 61, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। विश्व के अधिकतर भूकंप स्थल मंडल सीमा के आसपास घटित होते हैं। सही है। असम, इसमें असम, हिमाचल प्रदेश और बिहार भारत में कुछ सबसे अधिक भूकंप प्रवण राज्य भी हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 62, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं कौन से सही ऑप्शन है। आग्नेय चट्टान की बात करें तो ग्रेनाइट, इसमें एंडेसाइट, बेसाल्ट आदि होते हैं। यहाँ पर डोलोमाइट एक अवसादी चट्टान होती है, डोलोमाइट अवसादी चट्टान होती है। इसमें यहाँ पर ये गलत दिया गया है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया। दूसरा है अवसादी चट्टान, बलुआ पत्थर, सैल और चर्ट इसमें होता है। कायांतरित चट्टान, स्लेट, सिस्त और नीस तीसरा भी इसमें सही है, तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन सही होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक मत्स्यन के लिए सहायक है? वाणिज्यिक मत्स्यन के लिए इसमें सहायक देखना है लंबे महाद्वीपीय मग्न तट वाला, जो मग्न तट वाला तट होगा वो होगा अधिक नौवहन
जो गतिविधि वाला तट होगा उसमें ये नहीं होगा। ये वाणिज्यिक मत्स्य के लिए हमें देखना है, ये ऑप्शन इसमें गलत है, अधिक नौवहन नहीं हो सकता। वैसे तट जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, ये होता है जैसे कि क्यूरोसिवो और आयोसिवो। यहाँ पर क्यूरोसिवो गर्म जलधारा होती है और जो आयोसिवो होती है ठंडी जलधारा होती है, तो ये मछली के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसमें उष्णकटिबंधीय समुद्र महासागर ये भी नहीं होगा, 1 और 3 होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 64, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। जो विश्व में चिली है ये उत्पादक यहाँ पर तांबे का उत्पादक है, सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। ये क्वेश्चन पहले भी इसमें दिया गया है यूपीपीसीएस 1 के पेपर में। दोनों ऑप्शन इसमें सही है और डी आंसर इसका सही होना चाहिए, इसकी व्याख्या की जा रही है यहाँ पर, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 65, विषुवत वृत्त के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारणों में सम्मिलित है। इसमें वृत्त के समीप देखना है जो लवणता कम होने के कारणों में सम्मिलित होती है। इसमें यहाँ पर ये भारी वर्षा होगी, ये कम करेगी लवणता को, और जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, ये भी कम करेगी। और डोलड्रम की जो स्थिति होती है ना, ये जैसे विषुवत रेखा है 0 डिग्री, तो यहाँ से इसमें 5 से 12 का जो क्षेत्र होता है उसी को ही बोला जाता है डोलड्रम की स्थिति। और मेघा छान जो आकाश होगा ये भी होगा, तो चारों ऑप्शन इसमें सही है, डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 66, इसमें यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। भूविक्षेपी पवन की दिशा समदाब रेखाओं, जहाँ पर दाब समान होगा, जहाँ जिन रेखाओं पर दाब समान होगा उसको ही समदाब रेखाएं बोल दिया जाता है, उसके समान होंगी। तो इसमें पहला ऑप्शन तो सही है। धरातल के समीप भूविक्षेपी पवन का, जो भूविक्षेपी पवन होती है उसका विकास सुव्यवस्थित ढंग से होता है, क्योंकि वहाँ समदाब रेखाएं सीधी होती हैं। ये ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। जो भूविक्षेपी पवन होती है उसका विकास ऊपरी वायुमंडल में होता है, ना कि ये धरातल के समीप होता है। तो इसका ए सही है और आर गलत है, सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 67, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 ही दिए गए हैं। गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, इसमें वर्षा नहीं होती है। गर्मी के मौसम में जो महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से होंगे उसमें वर्षा नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र का आंतरिक भाग पश्चिमी घाट की वृक्षी छाया में, ये वृष्टि छाया में पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर आंतरिक भागों में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, ए आंसर करेक्ट है। 68 है जलधारा और इधर महासागर दिए गए, इसमें मिलान करके बताना है कौन सी धारा कहाँ पर स्थित है। इसमें यहाँ पर देखें अगुलहास, तो ये तो हिंद महासागर में ही स्थित है अगुलहास। फिर है यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये पड़ती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ेगी, और ये गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। गा भी आ रहा है तो गस गर्म हो गया। हम्बोल्ट जलधारा की बात करें तो ये पड़ेगी प्रशांत महासागर में। यहाँ पर हम्बोल्ट जलधारा ये प्रशांत महासागर में। फॉकलैंड जलधारा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। फॉकलैंड जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है और ये ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड धारा ठंडी जलधारा है, इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 69, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनः योजित हो पाता है। तो इसलिए किस लिए होता है? क्योंकि इसमें वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। जो वर्षा वन होती है, क्योंकि जहाँ पर वर्षा होती रहेगी तो जो उसमें ऊपरी जो मृदा होती है, जो भी उसमें मिनरल्स होंगे वो वर्षा से वो नीचे चले जाते हैं, इसलिए मृदा में पोषकों का अभाव हो जाता है। ए आंसर ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 70, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका के अंत
पर्वतीय पठार हैं। इसमें अंतः पर्वतीय पठार देखने हैं कौन कौन से हैं। ये उत्तरी अमेरिका के हैं। अलास्का का पठार ठीक है, कोलोराडो का भी, कोलंबिया का भी और मैक्सिको का पठार भी। तो इसमें चारों ऑप्शन ठीक है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 71। 71 है सूची 1 और सूची 2 देखनी है। इधर पर्वत दिए गए और इधर फ्रांस से सीमा किसकी मिलती है। इसमें प्रेनीज पर्वत की देखें तो फ्रांस को स्पेन से ये अलग करता है और यहाँ पर फ्रांस की दक्षिण सीमा पर ये अवस्थित है। तो इसमें फ्रांस को स्पेन से अलग करता है प्रेनीज पर्वत। इसमें आल्प्स है, आल्प्स ये फ्रांस को इटली से अलग करता है, फ्रांस को इटली से अलग करेगा। और जूरा की बात करें तो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। यहाँ पर वॉस्जेस ये फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है 72। 72 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है प्रवाल भित्ति पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना है। जो प्रवाल भित्ति है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना है। सही है पहला ऑप्शन। प्रवाल पॉलिप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो प्रवाल भित्ति होती है ये कार्बोनेट्स द्वारा निर्मित होती हैं और विशाल कार्बोनेट संरचनाओं का ये निर्माण भी करती हैं। ये प्रवाल भित्ति पृथ्वी पर सबसे बड़ी और अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र जीवित संरचना है। दूसरा ऑप्शन इसमें यहाँ पर गलत है। जो प्रवाल पॉलिप होती है ये कोशिकीय श्वसन के उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग उत्पादन करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। यहाँ पर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे जू जैंथली कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करती हैं। और इसमें यहाँ पर शर्करा, लिपिड्स, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के कुछ उत्पाद होते हैं जो जू जैंथली कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होते हैं। तो यहाँ पर केवल यही नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। सनस्क्रीन में जो सनस्क्रीन होती है उसमें पाए जाने वाले रसायन होते हैं ये प्रवाल भित्ति की जो वृद्धि होगी उसको रोकते हैं। ठीक है यहाँ पर। और दूसरा ऑप्शन गलत है, डी आंसर इसमें सही आंसर है। 73 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है। प्राथमिक उत्पादक जैसे कि पादप प्रथम पोषण स्तर निर्मित करते हैं। शाकाहारी प्राय द्वितीय और मांसाहारी। जो शाकाहारी प्राय ये द्वितीय और मांसाहारी प्राय तृतीय स्तर निर्मित करते हैं। सही है ये। पहले तो यहाँ पर उत्पादक होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक होंगे, फिर प्राथमिक हो जाते हैं, प्राथमिक जो घास पर निर्भर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव में योगदान करने वाले दो प्रमुख गैसें हैं। ठीक है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गलत ऑप्शन हमें देखना है। ग्लोबल डिमिंग का जल चक्र और वैश्विक तापन दोनों के साथ संबंध माना जाता है। जो ग्लोबल डिमिंग का चक्र है जल चक्र। डी ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय है लेकिन पोस्को का प्रवाह एक दिशीय है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है ऊर्जा का जो प्रवाह है ये वृत्तीय नहीं होता है। और इसमें यहाँ पर ये पोस्को का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी इसमें गलत है। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है जबकि पोषक तत्व होते हैं उनका प्रवाह चक्रीय होता है। डी आंसर इसका गलत ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 74 फ्लाई ऐश जो उड़न राख होती है उसके बारे में देखना है। 74 फ्लाई ऐश है इसमें उड़न राख के बारे में। निर्माण तथा भवन निर्माण गतिविधियाँ सही है इसमें। और परित्यक्त खानों को भरना, भूमि की जल भरण क्षमता में वृद्धि करना, खारी क्षारीय जो खारी क्षारीय मृदा का पुनरुद्धार भी करना, ये इनके उपयोग में हो सकती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 75 सल्फ्यूरिक अम्ल प्राथमिक वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। प्राथमिक प्रदूषक प्रत्यक्ष तौर पर चिन्हित स्रोतों से फैलते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राथमिक वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। ये
प्राथमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। ये द्वितीयक प्रदूषक इसको कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड होता है, उसको भी द्वितीयक बोला जाएगा। अब प्राथमिक प्रदूषक किसे बोलेंगे? जैसे कार्बन ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, कार्बन के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड हो गए। जो ओजोन होता है वो भी द्वितीयक ही होता है। तो यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन गलत है। प्राथमिक प्रदूषक ये प्रत्यक्ष तौर पर चिन्हित स्रोतों से फैलते हैं। यहाँ पर ए गलत है और आर इसमें सही है। तो डी आंसर इसका सही आंसर है।